नमस्कार प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं अपना एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, और ये आज उसकी 4th क्लास है। आज थोड़ा लाइट का इशू है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जैसे ही लाइट आएगी तो साइड वाली लाइटें ऑन कर दी जाएगी, तो थोड़े से हम सफ़ेद भी दिखेंगे, लेकिन फिलहाल एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। इससे पहले का 3 क्लास का जितना भी हमने पढ़ा है वो स्टार्टिंग के 3 या 4 मिनट में हम रिवीजन करेंगे, और जो बच्चे क्लास देखने के बाद पीडीएफ पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये रिवीजन, ये सोच लीजिए, रामबाण की तरह सिद्ध होगा। लेकिन जो बच्चा सिर्फ क्लास देख रहा है, सोच रहा है बाद में रिवीजन करूंगा, तो उनके लिए कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन जिसने कल भी रिवाइज किया है तो उसको मैं अब ओवरव्यू दे दूंगा, तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। सर पीडीएफ कहाँ से? तो इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी की पीडीएफ 120 स्लाइड है अपने पास। उन 120 स्लाइड को मैं इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूं। लेकिन वो 120 स्लाइड आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप अपनी वीर कॉन्सेप्ट, ठीक है। उनको निकालने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स आपका तब तक फ्री रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आप बार बार जैसे ही क्लास देखी, जिस दिन आपका सारा ये चैप्टर हो जाए, फिर इन क्लासों को अगर देखने की जरूरत पड़े तो आप 2, 3, 4 की स्पीड में भी देख सकते हो। फिर मेरे ख्याल से 1 घंटे की क्लास में को आप 15 से 20 मिनट में पूरा करके, और 2 या 3 मिनट में बराबर में जो पीडीएफ है, क्योंकि जो क्लास में आपने जस्ट 5 मिनट पहले पढ़ा हो और उसको रिवाइज कर लिया जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो कंप्लीट थ्योरी प्लस में टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं पीछे आपको दिखा चुका हूं, और 150 प्रीवियस ईयर के इस ट्रांसफॉर्मर नामक चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, और वो सारे के सारे आपको बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मिल जाएंगे। अपनी ऐप पे 39 मैंने रेट रखा है, लेकिन उस चैप्टर की अहमियत के आगे 5, 6, 7 नंबर तक का ये चैप्टर है, मेरे ख्याल से वो चार्जेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और जो बच्चे कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये अपना एक मॉक टेस्ट हमने बना दिए हैं, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में। और इसके लिए आपको ये, मतलब इसका मुख्य बेनिफिट क्या है वो आप देख सकते हो। 1500 आपके टेक्निकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। जो आपकी 70 नंबर का टेक्निकल का सब्जेक्ट है, उसमें से ये 3500 क्वेश्चन करना, ये सोच लीजिए 40-45 के स्कोर पर खुद को मजबूती से खड़ा करने के बराबर है। 1500 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के कवर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, और 10 में से 8-7 का स्कोर आपका यहां भी बन जाएगा। फिर आप कह रहे हो सर 70 में से 45 ही क्यों बोल रहे हो? मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट के बेस पे बोला है। बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर आपके बनेंगे वो बनेंगे आपकी इन क्लासों से, इन चीजों को समझने से जो मैं आपको बताता हूं। मॉक टेस्ट की सहायता से ही आपके 40-45 नंबर बन जाएंगे। 1500 हरियाणा जीके के बार बार रिपीट होने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और 1500 इंडिया जीके के जो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चनों को देखा जाए तो इन 1500 क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों की पीडीएफ बना के आपको इसी 99 के इस मॉक टेस्ट के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। और क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। फिर हम अपना आज का जो आउटपुट के आधार पर, जिसमें आपको सीटी और पीटी पढ़ना है, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर चलेंगे। आपको सबको पता है कि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, कोई भी घूर्णित भाग नहीं है। इस वजह से इसकी दक्षता है 95 से 98% है, और घर्षण हानि 0 होने की वजह से आउटपुट मैक्सिमम आती है। आपका स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करना। धारा के मान को नहीं बढ़ाते क्योंकि पावर लॉस है। एसी पे ही काम करता है, डीसी पे नहीं करता, क्योंकि डीसी पे प्राइमरी वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। वर्किंग प्रिंसिपल में 3 नाम जो सिनोनिम है, अनोन्य प्रेरण, सह प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण, या फिर एक शब्द मिलेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आपकी प्राइमरी वाइंडिंग को ऐसी सप्लाई देते हो, सेकेंडरी वाइंडिंग से आप लोड जोड़ देते हो, है ना। फिर आपको मैंने बताया जब आप ऐसी सप्लाई दोगे तो अप्लाइड वोल्टेज V और धारा I इंड्यूस्ड होगी, लेकिन यहां इस कुंडली में, है ना, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा EP इज इक्वल टू माइनस NS d∅/dt। ये जो माइनस का साइन है वो लेंस का नियम है। ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी बनेगा, जिसे ES इज इक्वल टू माइनस NS डिवाइड बाई d∅/dt। d क्या, d/dt क्या है? चेंज ऑफ फ्लक्स, और F क्या है? फ्लक्स लीकेज। फिर मैंने बताया कि जब प्राइमरी से आपने किसी भी धारावाहिक कुंडली से जब आप धारा का प्रवाह करवाते हो तो फेराडे के नियम के तहत फ्लक्स बनेगी जो सेकेंडरी वाइंडिंग को काटेगी और ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। सेकेंडरी टर्न को
है ना, सेकेंडरी टर्न को प्राइमरी टर्न से डिवाइड करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के आता है, जिसका मान स्टेप अप में मोर देन 1 होता है, स्टेप डाउन में लेस देन 1 होता है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो आज की इसी क्लास में करना है उसमें के का मान इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। ट्रांसफॉर्मर की संरचना में वाइंडिंग आपको ध्यान रखनी है। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या डिपेंड करती है कि आप कितनी फ्लक्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो। सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की मोटाई डिपेंड करती है कि धारा का मान कितना बहाना चाहते हो। लेमिनेटेड कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, जिसकी मात्रा कितनी रहती है? 3.5 से लेकर 4.8%, और इसमें लेमिनेट किया जाता है जिसकी मोटाई 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। कंटेनर क्या रहेगा? तो हम कहेंगे शीतलन के तौर पर काम किया जाएगा, और इसमें तेल भरा जाएगा जो विद्युत रोधी होता है। टर्मिनल हाई वोल्टेज टर्मिनल रहते हैं और लो वोल्टेज टर्मिनल रहते हैं। तो ये सारा कुछ हमने अपने अच्छे से पीछे वाली क्लास में कवर कर लिया। फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल को आप अच्छे से जानते हो। ये सह प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राइमरी बाइंडिंग का फिजिकली कोई सेकेंडरी बाइंडिंग के साथ लिंक नहीं है। तो 3 क्वेश्चन बाइंडिंग से रिलेटेड। बाइंडिंग का खुद का प्रतिरोध कितना होता है? खुद का प्रतिरोध 0 होता है। दोनों बाइंडिंग के बीच में प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। और फ्लक्स के प्रवाह में बाधा डालने वाले को प्रतिष्ठम कहते हैं, उसका मान कितना होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ये हमने इन बाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चनों को कवर किया। लाभ का आपको पता है, कोई भी चल पुर्जनीय रख रखाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी, उच्च वोल्टेज पे काम कर सकता है, और एसी के कंपैरिजन में, ये डीसी की कंपैरिजन में एसी पर अच्छे से ऑपरेट करने में बेनिफिशियल है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप स्टेप डाउन, आउटपुट क्षमता के आधार पर हमें देखना है, कोर की संरचना के आधार पर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। एक बार जल्दी से इनको भी निकाल लेते हैं। ये है स्टेप अप, यानी कि प्राइमरी में टर्न की संख्या कम होगी सेकेंडरी के कंपैरिजन में। स्टेप डाउन में प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा होगी सेकेंडरी के कंपैरिजन में। और यहां फिर मैंने के का मान बताया था कि वो के का मान लेस देन 1 होता है। ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं, क्योंकि लेस देन 1 है। और स्टेप अप में क्या रहेगा? स्टेप अप में एक पेज बीच में से गायब हो गया, स्टेप अप में मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा। फिर आपको कोर की संरचना के आधार पर मैं बता चुका, सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, सबसे अच्छी दक्षता वाला ट्रांसफॉर्मर कौन सा है? तो हम कहेंगे बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, इनकी संरचना कोर वाले में कॉर्नर पर होगी, तो बाइंडिंग बाहर की तरफ होगी। बाइंडिंग बाहर की तरफ होगी तो एक तो तांबे की बाइंडिंग किसकी बनी होती है? तांबे की बनी होती है, तो तांबे की जोर ज्यादा होगी, तांबर हानि ज्यादा होगी। लेकिन वाइंडिंग बाहर की वजह से तो फ्लक्स भी बाहर निकलने को रहेगा, इस वजह से इसकी लीकेज रहेगी। लीकेज रहेगी तो इसकी दक्षता कम रहेगी एज कंपेयर टू सेल टाइप के। सेल वाले में आपको, सॉरी, ये है सेल टाइप, है ना, ये है सेल टाइप, ये कोर टाइप है। सेल वाले में बीच वाली लिंब पर आप बाइंडिंग करते हो, उसी पे प्राइमरी बाइंडिंग, उसी पे सेकेंडरी बाइंडिंग। तो बाइंडिंग गिरी है कोर से, तो क्या रहेगा? कोर हानि ज्यादा होगी। और कोर में 2 प्रकार की हानि होती है, एक तो एडी करंट लॉस और दूसरा है हाइस्ट्रेसिस लॉस। एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस को हम दूर करने के लिए इन पे क्या करते हैं? सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं? इनको हम रिविट करते हैं, लेमिनेट करते हैं, वर्निश करते हैं। आपको बताया कि बीच वाले में यहां पर लॉसेस कम होगा, इस वजह से इसकी दक्षता ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दक्षता किसकी होती है? बेरी टाइप के ट्रांसफॉर्मर। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर जो सेल प्रकार का है, सेल मतलब बीच वाले में तो ई आएगा, अब ई आएगा, एम आएगा, और टी और यू आएगा। फिर आपका जो बेरी प्रकार का आपका जो कोर प्रकार का है, उसमें लास्ट वाले कोर की साइड आपके होंगी, तो यू आएगा, और कौन सा आएगा? आपका एल आएगा, एल शेप में आएगा। बस ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं। फिर इनका कंपेरेटिवली हमने देखा, सारे पॉइंटों को मैं अच्छे से कवर करा चुका था। लास्ट में फिर हमने फेज की संरचना, बेरी वाले में मैंने बता दिया, एक तो इसमें ना अपने आप से प्राकृतिक रूप से शीतलन होता है। चुंबकीय पात, आपने जो पीछे 2 देखे थे, आपका जो कोर टाइप का है उसमें एक ही चुंबकीय पात है, इस वजह से दक्षता थोड़ी कम आई। लेकिन सेल वाले में 2 प्रकार के चुंबकीय पात बनते हैं, ऐसे और ऐसे 2 प्रकार के चुंबकीय पात बनते हैं, तो दक्षता और अच्छी हो गई। लेकिन इस वाले में, बेरी टाइप वाले में बहुत सारे चुंबकीय पात बनेंगे, इस वजह से दक्षता उच्च है, और लीकेज के भी चांसेस ना के बराबर है। और प्राकृतिक रूप से ये क्या होता रहता है? शीतल रहता है। क्या रहता है? शीतल रहता है। फिर हमने देखा कि फेज की संख्या के आधार पर हम 3 सिंगल फेज और 3 फेज को पढ़ते हैं। सिंगल फेज को हम अपने घरेलू कामों में यूज करते हैं, और 3 फेज को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार के हम यूज करते हैं। सिंगल फेज के ये कुछ एग्जांपल थे, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर और इन्वर्टर। और स्टेप डाउन और 3 फेज में आपको ध्यान रखना है कि स्टेप डाउन करने के लिए
स्टेप डाउन करने के लिए और स्टेप अप करने के लिए। स्टेप अप कब करते हैं? जब पारेषण करना हो, वितरण करना हो, बांटना हो तो क्या करेंगे? स्टेप डाउन करेंगे। तो ये हमने अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम देखते हैं कि भी नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर। अब यहां से अपना फ्रेश स्टार्ट होता है भाई। और परेशान मत होना, ये मत सोचना कि सर आपने स्टार्टिंग की 10 मिनट तो इसी में निकाल दी है ना, स्टार्टिंग की 10 मिनट इसी में निकाल दी। भाई ये जो 10 मिनट है ना, इस 10 मिनट में आपने जो रिवीजन किया है ना, वो ये सोच लीजिए कि आपके लिए रामबाण है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और ना सिर्फ ये अपनी क्लास का असूल है, ये आपने इस कंपटीशन की लाइन में इस चीज को अगर अपनी रूटीन में लगा लिया, जैसे भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और आगे बढ़ने से पहले पीछे वाला 10 ही मिनट तो लगती है। और याद रखिए 10 मिनट से कभी क्रॉस नहीं होगा ये टाइम, क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे ना स्किप करता चलूंगा, क्योंकि वो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जो जो मेन पार्ट होंगे वो मैं बताता चलूंगा, भाई देखो ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये हो गया, ये हो गया, चलो पार। तो जब ये पूरा चैप्टर मैं 10वीं 11वीं क्लास में जाऊंगा तब भी रिवीजन में 10 ही मिनट लगेंगे। और क्लास की टाइमिंग देख लीजिए, मैं 1 घंटा प्लस में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो जो आगे एक्स्ट्रा रखता हूं उसमें रिवीजन, और 1 घंटे में आगे का आपको पढ़ाया जाता है। तो वो मेरे को कराना है, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो आउटपुट क्षमता के आधार पर दो प्रकार के हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये ट्रांसफॉर्मर का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा कौन सा है? इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर। आउटपुट क्षमता के अनुसार पर दो प्रकार के हैं, आउटपुट के अनुसार दो प्रकार के हैं, ऑटो और इंस्ट्रूमेंट। ऑटो और इंस्ट्रूमेंट। जब ऑटो को आगे चलकर डिवाइड किया तो ऑटो के अंदर दो कैटेगरी आपको और पढ़नी है। वो कौन कौन सी दो कैटेगरी है? एक है स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा कौन सा है? वो है स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप अप स्टेप डाउन वही प्रकार के ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन ऑटो का मतलब ऑटो में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, समझ में भी आ जाएगा। एक ही वाइंडिंग होती है, उसी वाइंडिंग को तो हम प्राइमरी साइड यूज करते हैं, उसी वाइंडिंग को हम सेकेंडरी साइड यूज करते हैं। लेकिन ऑटो का मतलब होगा एक वाइंडिंग, ऐसे समझिए। फिर यहां है सर ऑटो प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर प्राइमरी स्टेप मतलब प्राइमरी में टर्न की संख्या कम होगी, सेकेंडरी में ज्यादा होगी। सर ये कैसे पॉसिबल है, जबकि वाइंडिंग तो आप एक ही बता रहे हो? तो वो यही तो हम सीखेंगे ना। देखो ऑटो प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, आप देखो वाइंडिंग आपको एक ही दिखाई दे रही है, एक ही दिखाई दे रही है। प्राइमरी साइड भी यही बाइंडिंग, सेकेंडरी साइड भी यही बाइंडिंग। लेकिन ध्यान रखेंगे प्राइमरी साइड ये आपने ऐसी सप्लाई दी तो इतने पार्ट को जुड़ी है, यानी कि प्राइमरी में बाइंडिंग कम है, और लोड की तरफ आप देखिए इतनी सारी की सारी बाइंडिंग जुड़ गई, यानी कि ये स्टेप अप है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कौन सा? स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। दूसरा देखिए एक ही बाइंडिंग है, यहां प्राइमरी की साइड ऐसी सप्लाई दी है तो सारी की सारी बाइंडिंग यूज कर रखी है, लेकिन लोड की साइड आपने बहुत ही छोटा पार्ट यूज किया है, तो ये ऑटो ही ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि एक ही वाइंडिंग है। लेकिन ऑटो में कौन सा? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर जिसमें एक ही बाइंडिंग हो, उसका बेनिफिट है, एक तो तांबे की कम जरूरत पड़ेगी, रख रखाव की कम जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात हानियां कम होगी, क्योंकि वहीं से तो बन गया और वहीं से आपने यूज कर लिया। और इसका एक बेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि देखो बाकी जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही है, यानी कि यहां चालन भी होता है, उसी में से धारा गुजरेगी, उसी वही तो प्राइमरी में आपकी आ रही है, वही तो आपकी प्राइमरी में आ रही है और वही सेकेंडरी में आ रही है। तो यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ साथ आपका चालन कंडक्टेंस भी हो रहा है, समझ गए ना? कंडक्टेंस मतलब दोनों का फिजिकली टच होना, धारा का प्रवाह हो जाना। तो ये इसका बेनिफिट है, लेकिन इसका नुकसान भी है। करंट लगने का सबसे ज्यादा खतरा इसी में रहता है। तो ऑटो में एक ही वाइंडिंग रहेगी, आउटपुट क्षमता के अनुसार ऑटो ट्रांसफॉर्मर। पहला पार्ट कौन सा? पहला पार्ट कहेंगे स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसमें आपको वोल्टेज बढ़ानी होगी, और इसी के अंदर क्या कहेंगे? स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिसमें आपको वोल्टेज क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी दो प्रकार के हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर का अन्य नाम क्या है? सीटी के नाम से जानते हैं आप इसे, और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का अन्य नाम क्या है? पीटी। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को पीटी के नाम से आप जानते हो। तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन में भी दो प्रकार के पढ़ते हो, कौन कौन से? सीटी और पीटी। तो बहुत खास टॉपिक है ये, इनको अच्छे से कवर करना है। अच्छा, ओवरव्यू दे रहा हूं, देखो सुनो, बाकी तो हमें करना ही है डिटेल से। करंट ट्रांसफॉर्मर में करंट को मेजर किया जाएगा, समझ गए? करंट ट्रांसफॉर्मर में करंट का, क्योंकि ओवरव्यू मिल जाएगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। करंट को मेजर किया जाएगा।
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को मेजर किया जाएगा। पोटेंशियल मतलब दो विभव के बीच में अंतर को बताता है, विभवांतर को बताता है, तो विभवांतर मतलब वोल्टेज को। सीटी में करंट और पोटेंशियल में वोल्टेज। अच्छा, करंट को किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से। करंट को किससे मेजर किया जाता है? तो हम लिखेंगे करंट को मेजर किया जाता है सर एमीटर से। किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से ही मेजर किया जाता है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, विभवांतर को बताता है, तो वोल्टेज को किससे मेजर किया जाएगा? वोल्ट मीटर से किया जाएगा। किससे मेजर किया जाएगा? वोल्ट मीटर से मेजर किया जाएगा। दो पॉइंट तो यहीं से आपसे पूछा जाएगा कि सीटी से किसको मेजर करते हैं? करंट को। पीटी से किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्लियर होगी ये बात? यहां पर जो एमीटर होगा उसका प्रयास मतलब उसकी क्षमता 0 से 5 एंपियर मेजर करने के लिए, और जो वोल्टेज रहेगा उसका भी इतना ही वोल्टेज 0 से 110 वोल्टेज मेजर करने के लिए। लेकिन फिर भी ये बहुत उच्च क्षमता तक करंट और वोल्टेज को माप लेते हैं। कैसे माप लेते हैं वही तो हमें सीखना है, अनुपातिक स्केल के माध्यम से। क्योंकि आपने एक ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के पढ़ा है, के का मान हम लेंगे और मल्टीप्लाई करते चलेंगे। कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा। फिलहाल ध्यान रखना, करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी एमीटर यूज करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पीटी वोल्टमीटर यूज करेंगे। करंट मेजर करना है तो एमीटर के द्वारा, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टमीटर के द्वारा। क्लियर है भाई? आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़िए। यदि क्या कह रहा है कि यदि वाइंडिंग का कुछ अंश को प्राइमरी की भांति तथा पूरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग के भांति प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है ऊंचाई, यानी कि स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये कह रहा है कि प्राइमरी, पहले तो समझ लो कि ऑटो का मतलब वाइंडिंग एक ही होगी, ऑटो का मतलब वाइंडिंग एक ही होगी। तो स्टेप अप में क्या होगा? कह रहे कि वाइंडिंग का कुछ ही अंश अगर प्राइमरी के तौर पर यूज किया जाए, ये इतना अंश क्या बन गया भाई? इतना अंश बन गया आपका प्राइमरी वाइंडिंग। क्या बन गया? प्राइमरी वाइंडिंग। और बाकी पूरा अंश, पूरी की पूरी वाइंडिंग, ये तो बन गई प्राइमरी वाइंडिंग। और पूरी वाइंडिंग आपकी कैसे तो यूज हो रही है? ये हो गई जी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या हो गई? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यही बोला है, यदि बाइंडिंग का कुछ अंश जो प्राइमरी की भांति है तथा पूरी बाइंडिंग को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाएगा तो यह ऊंचाई, स्टेप अप। क्योंकि स्टेप अप में सेकेंडरी साइड आपके टर्न की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। टर्न की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, तो उसको ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ये पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, पेपर में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उस पर मैं विशेष फोकस करा दूंगा। लेकिन पहले पता तो ना स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर है क्या, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर है क्या। क्लियर है? फिर कहता है कि स्टेप डाउन जो प्रकार का ऑटो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें बोलेगा यदि पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति, पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति, ये कौन सा हो गया? ये हो गई जी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग हो गई? पूरी की पूरी वाइंडिंग प्राइमरी हो गई। और ये इतना हिस्सा ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यही तो बोला है ना, यदि पूरी वाइंडिंग को प्राइमरी की भांति तथा उसके कुछ अंश को सेकेंडरी की भांति प्रयोग किया जाए तो यह आपका क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है जी क्या? अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बताइए यहां तक कहानी क्लियर है क्या? स्टेप अप है तो भाई नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी साइड टर्न की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेप डाउन है तो आपका प्राइमरी के साइड टर्न की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन स्टेप अप और स्टेप डाउन के साथ ऑटो शब्द जुड़ गया तो वाइंडिंग एक ही है, तो वाइंडिंग एक ही है। पूछा क्या जाएगा? ये तो समझने वाली थी। पूछा जाएगा कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। केवल एक ही वाइंडिंग होने के कारण तांबर की बचत होती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल पॉइंट हो गया। किसकी बचत होती है भाई? तांबे की बचत होती है। किसकी बचत होती है? तांबे की बचत होती है। ये तो पता लग गया भाई, वाइंडिंग एक ही है तो तांबे की बचत होगी। तथा हानियां अपेक्षाकृत कम होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा वाइंडिंग होगी कहीं ना कहीं लॉसेज तो उतने ही होंगे। स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, है ना? स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। इस वजह से एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग में दोनों का काम चला रहे हैं तो तांबे की बचत प्लस में अपेक्षाकृत हानि। अपेक्षाकृत मतलब किसे? उन ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कम हानि होगी जिनमें वाइंडिंग ज्यादा यूज करते हैं, बस ये बोला अपेक्षाकृत। आकार में छोटा तथा कम लागत मूल्य वाला होता है। हानि कम होने के कारण दक्षता, एफिशिएंसी भी क्या होगी भाई? एफिशिएंसी भी इसकी उच्च होगी। हानि कम होने के कारण एफिशिएंसी उच्च होगी। स्वप्रेरित, स्वपरिणामित्र में वोल्टता परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है तथा वोल्टता परिवर्तन का परास विस्तृत होता है। आसानी से कैसे? आसानी से कैसे किया जा सकता है बताइए सर? आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, कोई एक ही वाइंडिंग है, आप चाहते हो कि वोल्टेज, मान लो कि पहले जो भी वोल्टेज आ रही है
है ना, उसकी वोल्टेज के मान को बढ़ाना चाहते हो, तो पता आप क्या कर दोगे, आप इस जो ये टेपिंग किया आपने, टेपिंग मतलब जहां पर आपने इस वाइंडिंग को लगाया है उसमें प्राइमरी साइड आप इसको नीचे कर दोगे, यहां बढ़ जाएगा, सेकेंडरी साइड और ज्यादा वोल्टेज आएगा, समझे कि नहीं समझे। यानी कि अगर डाउन करना है तो इस वाइंडिंग को थोड़ा नीचे कर लेंगे, ये है टेपिंग करना, समझ रहे हैं, एक प्रकार की वाइंडिंग में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी साइड आपको आपको चीजों को सेट करना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें बहुत आसानी से स्व परिणामीत्र में वोल्टेज परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है तथा वोल्टा परिवर्तन परास विस्तृत किया जा सकता है, क्लियर है। सामान्य ट्रांसफार्मर की तुलना में स्व परिणामीत्र का वोल्टा नियमन भी अच्छा होता है। वोल्टा नियमन मतलब रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज, आउटपुट को एक फिक्स परास पे ही देता रहता है, ये भी इसका अच्छा होता है। हानियां सुनिए, बहुत खतरनाक इसकी हानियां। द्वितीयक बाइंडिंग पृथक न बनाए जाने के कारण इसके उपयोग पर आधारित उपकरण एवं यंत्र मरम्मत करते समय कारीगर को विद्युत का झटका लग सकता है। क्या लग सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है। क्यों लग सकता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग नहीं है। अगर कहीं से आप वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि प्राइमरी साइड तो आपने क्या किया, बंद कर दिया, लेकिन प्राइमरी साइड आपने बंद किया, आपने जहां से ऐसी सप्लाई आ रही थी वहां से आपने कनेक्शन काट दिया, लेकिन उसकी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी से भी तो कनेक्ट है ना, आपको सेकेंडरी साइड आपने काटा ही नहीं, आपने क्या किया, प्राइमरी साइड काट दिया, लेकिन पीछे से भी तो बैक आ सकती है ना, पीछे से भी तो करंट का आ सकता है, वोल्टेज आ सकते हैं, तो आपको झटका लग सकता है। आपने क्या किया, प्राइमरी काट दिया, सेकेंडरी काट दिया, तब एक सही ऑप्शन है। लेकिन कभी कभार एक ही वाइंडिंग है तो इंटरनल करंट का भी यहां पर संचार हो सकता है, तो विद्युत का झटका लगने का खतरा बना रहता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की प्रति इकाई प्रतिबाधा, क्योंकि कुंडली तो एक ही है, प्रति इकाई प्रतिबाधा जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है वो आपकी क्या है, वो आपकी एक्सएल है, जिसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको आप डिनोट करते हो 2 पाई एफ एल से। वो कह रहे हैं कि प्रतिबाधा दो कुंडली ट्रांसफार्मर से कम होती है, क्योंकि कुंडली में नो डाउट आपकी प्रतिबाधा तो होगी, लेकिन दो में तो दो ज्यादा होगी, एक में कम होगी। दो कुंडली होगी तो प्रतिबाधा ज्यादा होगी, लेकिन एक ही कुंडली है तो प्रतिबाधा कम होगी। इस वजह से प्रतिबाधा कम होने की वजह से इसका टॉर्क उच्च होता है, तो बोला है कि कम होती है, जिससे आंतरिक प्रतिबाधा कम होने के कारण उच्च टॉर्क सर्किट बन जाता है। क्या बन जाता है, उच्च टॉर्क सर्किट धारा का प्रभावित होता है। उच्च टॉर्क यानी कि टॉर्क कब कहोगे यहाँ पर, ये टॉर्क क्या है, ये चीज थोड़ी टेक्निकल है, मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ अपने काम के लिए बस अपने को तो सीधा याद करना है। टॉर्क के बारे में मैं बाकी चैप्टरों में, जिसमें जहां आया था फर्स्ट टाइम हमने करंट को पढ़ा था, वहां अच्छे से बता चुका हूं। कहने का मतलब ये बेनिफिट है। बेनिफिट कौन कौन से हैं, एक तो तांबे की बचत हो गई, एक ही वाइंडिंग है। दूसरी बात, एक ही बाइंडिंग है तो लॉसेस कम हो गए, लॉसेस कम होगी तो क्षमता उच्च होगी, तीनों एक ही इक्विवेलेंट हो गए। दूसरा हमने पढ़ा कि इस प्रकार के मैंने अब वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, वोल्टेज की टैपिंग करना बहुत आसान है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि इसकी जो वोल्टेज है वो नियमित तौर पर मिलती रहती है, उसमें कोई फॉल्ट आने के चांसेस या उसके अप डाउन के फ्लक्चुएशन ना के बराबर होती है। हानि क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही है, इस वजह से करंट लगने का खतरा रहता है। और प्रतिबाधा, धारा की कुंडलियों की प्रतिबाधा दो की जगह यहां एक है, इस वजह से प्रतिबाधा कम है, तो टॉर्क क्या है, उच्च है। टॉर्क क्या है, उच्च है। बताइए, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्लियर हुआ। चैप्टर में क्वेश्चन बन सकता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग यूज की जाती है, आप कहेंगे एक। स्टेप अप में क्या, प्राइमरी में टर्न की संख्या पे कम जगह टैपिंग होगी, सेकेंडरी में ज्यादा हो जाएगी। स्टेप डाउन में क्या, प्राइमरी में पूरा यूज करेंगे और सेकेंडरी में कुछ जगह आपकी वाइंडिंग यूज होगी। क्लियर है, ये लाभ हो गई, ये हानि हो गई। अब सेकंड जो स्टार्ट था, आउटपुट क्षमता के अनुसार, एक तो पढ़ लिया हमने ऑटो ट्रांसफार्मर, अब दूसरा स्टार्ट होता है इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर, लेकिन उससे पहले लिख रखा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि स्वपरिणामित, क्या कह रहे हैं, स्वपरिणामित स्वप्रेरण, यानी कि जो मैंने बात बताई थी ना कि इसका जो सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन यहां तो प्राइमरी वाइंडिंग एक ही है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी एक ही है। प्राइमरी को ऐसी सप्लाई देंगे, वही ऐसी सप्लाई आपकी सेकेंडरी में घूमेगी। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के साथ साथ, अन्योन्य प्रेरण कैसे बना सर, अन्योन्य प्रेरण वहां बनता ही बनता है जहां पर आपका किसी धारावाही कुंडली में से आप धारा का मान गुजारोगे तो चुंबकीय फील्ड बनेगा, वो चुंबकीय फील्ड आपका ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहां आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका स्वप्रेरण बन जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि वो कुंडली के द्वारा खुद का बना गया फील्ड है, तो सेल्फ इंडक्टेंस बन गया। ठीक है, फिर के सिद्धांत पे कार्य करता है तथा इसमें ट्रांसफॉर्मर रेशियो का सूत्र K का मान
वही होता है जो मुख्य ट्रांसफॉर्मर का होता है। आपको पता है E2 डिवाइड बाई E1, N2 डिवाइड बाई N1, यानी कि इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंडरी में टर्न की संख्या, ऐसे लिखेंगे पहले वोल्टेज के सेंस में, सेकेंडरी में जो वोल्टेज है जिसको ES से डिनोट करते हैं, वही बात को फिर से लिख रहा हूं, डिवाइड बाय प्राइमरी में वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी में टर्न की संख्या, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ये इसके बराबर होता है। तो ये बात और वो बात एक ही है, वहां E2 और E1 से इज इक्वल टू N2 और N1 से डिनोट कर रहा है, लेकिन यहां हमने किससे डिनोट कर दिया, ES डिवाइड बाई EP, सेकेंडरी डिवाइड बाई प्राइमरी। परिणामितर में प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो यह प्रेरकीय, प्रेरणीय आना चाहिए, एवं चालकीय दोनों प्रकार का क्या करता है, सिद्धांत को फॉलो करता है। यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं भाई, अनन्य प्रेरण सह प्रेरण तो है ही है, साथ में कौन सा है आपका, ये प्रेरकीय एवं चालकीय दोनों प्रकार के। प्रेरकीय कैसे, क्योंकि बाइंडिंग में धारावाहिक कुंडली में जब धारा का प्रवाह होगा तो आपका क्या फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो तो बन गया प्रेरकीय कुंडली में से, है ना। और चालकीय कैसे, क्योंकि इसी वाइंडिंग पर आपकी धारा आ गई और इसी वाइंडिंग से आपका लोड हो गया, यानी कि एक ही वाइंडिंग में से आपका धारा का प्रवाह हो गया। तो चालक मतलब क्या होता है, धारा का एक स्थान से किसी कंडक्टिंग माध्यम के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, चालन कहलाता है, चालक कहलाता है। उसमें आपने पढ़े होंगे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो चालक के गुण को फॉलो करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, और कुछ एक में गुण होते हैं लेकिन कुछ एक कमियां होती है। उसी के सेंस में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ते हैं, समझ गए मेरी बात को। तो प्रेरकीय भी है और दूसरा क्या है, चालकीय, दोनों प्रकार के गुण होते हैं किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें दोनों प्रकार के गुण मिलते हैं, प्रेरकीय और चुंबकीय, तो प्रेरकीय और चालक प्रकार के, तो एक ही नाम रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर। या फिर पूछा जा सकता है ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, पहला ऑप्शन स्व प्रेरण के सिद्धांत पर, जिसको प्रेरकीय भी बोल सकते हैं, दूसरा ऑप्शन चालक के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहेंगे, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। लाइट आ गई भाई, ठीक है, लाइट आ गई, अब थोड़ी सी सफेद हो जाते हैं, इतना तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे भगवान ने बना रखे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े तो हो जाते हैं। बताइए क्या ये बात समझ में आई तुमको, ऑटो ट्रांसफार्मर वाली दोनों प्रकार के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कौन कौन से, एक तो रहेगा जी आपका कौन सा, एक तो रहेगा आपका कौन सा, प्रेरकीय, प्रेरकीय है ना, जिस धारावाहिक कुंडली वाला से बन गया, प्रेरकीय या प्रेरणीय बोल दीजिए। और दूसरा कौन सा कहेंगे, दूसरा कहेंगे जी हम कौन सा, दूसरा कहेंगे कि भाई इसमें चालन का भी गुण होता है, तो चालक भी गुण है, कौन सा है, चालक भी गुण है। फिर कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कहां कहां यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का हम सिंगल फेस मोटर के स्टार्टर पे, ये इस पे स्टार कर लेना भाई, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग कहां करते हैं, तो थ्री फेज, ये जो आप मोटर पढ़ोगे ना, सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंक्रोनियस मोटर, ये सारी मोटर पढ़ोगे, तो थ्री फेज मोटर को स्टार्टर मतलब स्टार्ट करना एक प्रकार का वहां, क्योंकि इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का टॉर्क बहुत ऊंचा है, उच्च टॉर्क वाली जितनी भी डिवाइसेज है उनको हम स्टार्टर के तौर पर प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एक्सकिलेटर होता है जिसपे आप खड़े हो जाते हैं और वो अपने आप घूमता रहता है, या फिर कोई लिफ्ट है ना उसके, या फिर कोई ऐसी मशीन जिसको जो चलते टाइम बहुत ज्यादा शोर करती हो, उन सब का क्या होता है, टॉर्क उच्च होता है। और टॉर्क उच्च किसका होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का, क्यों, क्योंकि इसकी वाइंडिंग में आपकी प्रतिबाधा, प्रेरणीय प्रतिबाधा जिसको एक्सएल से डिनोट करते हैं, उसका मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि दो कुंडली नहीं है एक ही कुंडली है, तो प्रतिबाधा कम है, इस वजह से टॉर्क ऊंचा है, टॉर्क ऊंचा है, जितनी भी डिवाइस जिनका टॉर्क ऊंचा है तो उनको हम यूज करेंगे एज पर स्टार्टर के तौर पर। तो इसका प्रयोग किया जाता है किसे, थ्री फेज मोटर स्टार्टर के तौर पर। वोल्टेज स्टेबलाइजर, जैसे आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर था, वो भी आपका किसमें प्रयोग किया जा रहा था, वोल्टेज स्टेबलाइजर में। फिर कह रहा है वोल्टक नियंत्रक क्यों, क्योंकि इसका एक लाभ है, ऑटो ट्रांसफार्मर का एक लाभ क्या था कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छी है, लगातार वोल्टेज की आप देखोगे ना, जैसे और बाकी जो ट्रांसफार्मर है ऑटो के कंपैरिजन में, उनके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आती रहती है, चाहे वो स्टेप अप का हो चाहे स्टेप डाउन का हो, लेकिन इसमें जो टेपिंग है वो एक बार आपने कर दी, जब तक आप चेंज नहीं करोगे तो नहीं होगी। तो आपकी जो करंट का, जो वोल्टेज का आपने सेट किया है मापदंड, उसी मापदंड पे वो वोल्टेज को प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जहां वोल्टा नियमांक
नियमक या नियमक का मतलब क्या है? नियामक या नियमक का मतलब है कि भाई एक ही कांस्टेंट वैल्यू से वो देता रहे, तो वो कौन सा देगा? ऑटो देगा, क्योंकि इसमें आपने टेपिंग एक जगह फिक्स कर दी। फिर बोलता है कि वोल्टेज बूस्टर के तौर पर इसका हम प्रयोग करते हैं। बूस्टर कैसे? आपने देखा था कि भी वोल्टेज का मान को अगर बढ़ाना हो तो हम इसकी टैपिंग कुछ इस प्रकार से करेंगे, प्राइमरी में टर्न की संख्या कम और सेकेंडरी में ज्यादा, यानी कि वोल्टेज को जब हमको चेंज, बाकियों में तो जो बन गई वो बन गई, बाकियों में तो बन गई, लेकिन इसमें फीचर्स क्या है कि हम इसी एक ही वाइंडिंग पे स्टेप अप कर सकते हैं और एक ही वाइंडिंग पे स्टेप डाउन कर सकते हैं। समझ गए? तो वोल्टेज बूस्टर के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीन मुख्य इसके यूज हो गए। एक तो टॉर्क उच्च है, तो 3 फोर्स मोटर के स्टार्टर के तौर पर, जिसका टॉर्क उच्च है उसको स्टार्टर के तौर पर प्रयोग करेंगे। अच्छा, टॉर्क उच्च किसका होगा? जिसकी प्रतिबाधा कम होगी। प्रतिबाधा किसकी कम होगी? जिसमें कुंडली एक है, और कुंडली एक किसकी है? सिर्फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की। ऑटो ट्रांसफॉर्मर कौन से दो सिद्धांत पर? प्रेरकीय और दूसरा चालन। चालन कैसे? क्योंकि एक ही कुंडली है, उसी में से धारा का प्रवाह होगा, प्राइमरी में से भी होगा, सेकेंडरी में होगा, तो चालन का गुना आ जाएगा। चालन मतलब धारा का प्रवाह करवाना। फिर हमने देखा इसका प्रयोग हम किसके तौर पर करते हैं? वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर। वोल्टेज को रेगुलेशन मतलब कांस्टेंट से लेना, तो वोल्टेज नियामक के तौर पर। और लास्ट में हमने देखा कि इसका प्रयोग हम किसके तौर पर करते हैं? वोल्टेज बूस्टर के तौर पर प्रयोग करते हैं। और इसका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो ठीक वही है जो बाकी ट्रांसफॉर्मर का है, ES डिवाइड बाई EP, E2 डिवाइड बाई N2, NS डिवाइड बाई NP। क्लियर है? ये हो गया आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब स्टार्ट होता है आउटपुट के आधार पर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफॉर्मर आपके दो प्रकार के हैं। पहले आपका CT जिसे आप करंट ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, और दूसरा है आपका PT जिसे आप पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, है ना। CT और PT इन्हीं नाम से ये फेमस है, CT और PT। आप जब देखोगे किसी भी सब स्टेशन पे जाके तो आपको CT और PT भर भर के नजर आएंगे कि ये क्या है? ये है CT, ये क्या है? ये है PT। तो CT में किसका यूज किया जाता है? ये पेपर का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है। CT में यूज किया जाता है सर एमीटर का। किसका यूज किया जाता है? एमीटर का। तो बताइए CT किसको मेजर करेगा? CT मेजर करेगा करंट को। PT में किसका यूज किया जाता है? सर PT में यूज किया जाता है वोल्ट मीटर का। तो बताइए ये किसको मेजर करेगा? ये मेजर करेगा आपके वोल्टेज को, वोल्टेज को मेजर करेगा। क्लियर होगी ये बात? सुनो, चाहे CT हो चाहे PT हो, चाहे CT हो चाहे PT हो, अब ये CT और PT में आपको पूछा जाएगा कि CT में स्टेप अप प्रकार का है, PT में स्टेप अप प्रकार का है, या स्टेप डाउन प्रकार का। ये क्वेश्चन भी सेकंड नंबर का। क्यों? पहला क्वेश्चन CT में किसका यूज? एमीटर का। क्या मापेगा? करंट को मापेगा। किसको मापेगा? करंट को मापेगा। PT में किसका यूज? वोल्ट मीटर का। किसको मापेगा? वोल्टेज को मापेगा। दूसरा क्वेश्चन स्टेप अप या स्टेप डाउन। डायग्राम में ध्यान से देखेंगे। ये हो गया जी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ऊपर वाली प्राइमरी वाइंडिंग। या तो तीनों वायर को या एक मोटी वायर से इसको कनेक्ट करते हैं। आप बताइए प्राइमरी में टर्न की संख्या 1 2 3 और सेकेंडरी में टर्न की संख्या 1 2 3 4। तो बताइए CT आपका कैसा होता है? तो हम कहेंगे CT अपना होता है जी स्टेप अप प्रकार का, स्टेप अप प्रकार का। यानी कि ये वोल्टेज के मान को बढ़ा के मेजर करेगा, वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा और उसके मेजर कर लेगा। अच्छा, इसमें देखिए ये जोड़ा आपने प्राइमरी में टर्न की संख्या 1 2 3 4 5, सेकेंडरी में टर्न की संख्या 2, यानी कि जो आपका PT होता है वो होता है जी क्या? स्टेप डाउन प्रकार का। क्या कहेंगे? स्टेप डाउन प्रकार का। बताओ दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? CT मतलब स्टेप अप। CT मारेंगे तो CT के बाद स्टार्टिंग में थोड़ी कम से स्टार्ट होती है, फिर जोर लगा के मारते हैं। CT मतलब CT क्यों मारते हैं भाई? जैसे कि ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल स्टेडियम होते हैं, आपने देखा होगा जब वहां बहुत ज्यादा शोर होता है ना, तो भाई लास्ट में बाउंड्री पर की तरफ कोई खड़ा होता है ना, तो आपने विराट कोहली को कभी सीटी मारते हुए देखा होगा, क्योंकि वो अगर ऐसे आवाज लगाता तो इतनी लोग मतलब वो जो दर्शक उनके बीच में नहीं सुनती, तो उसने शार्प आवाज निकाली, तीखी और तेज आवाज निकाली। सीटी मतलब स्टेप अप, स्टेप अप। और पीटी मतलब पिटाई होगी, स्टेप डाउन, पिटाई होगी स्टेप डाउन, ऐसे याद कर सकते हो। दो क्वेश्चन कवर हुए। सीटी में क्या मापते हैं? करंट को, एमीटर का यूज करेंगे। पीटी में किसको मापते हैं? वोल्टेज को, आप वोल्टमीटर का यूज करेंगे। सीटी मतलब आवाज को बढ़ाएंगे तो स्टेप अप, पीटी मतलब आवाज को डाउन करेंगे, स्टेप डाउन। दो क्वेश्चन कवर। तीसरा सुनिए, ये जो एमीटर है ना, आप ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एमीटर और वोल्टमीटर मैंने कराया था तो आपको बताया था। एमीटर कभी भी आपका ओपन सर्किट में नहीं यूज किया जाता। आप कहोगे सर ये क्या बात है? एमीटर को आप ना हमेशा क्लोज सर्किट में ही लगा के मेजर करते हो, और वोल्ट मीटर को आप, वोल्ट मीटर का क्या है भाई, आपने वायर लगाया एक बार हटा लिया, वोल्ट मीटर को आप ओपन सर्किट में प्रयोग करते हो। तो इस वजह से एमीटर मतलब
क्लोज सर्किट। एमीटर मतलब क्लोज सर्किट में यूज करेंगे और वोल्टमीटर मतलब ओपन सर्किट में आप इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो इस वजह से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है, क्लोज रखा जाता है। किसके माध्यम से, एमीटर के माध्यम से। सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज रखा जाएगा किसके माध्यम से, एमीटर के माध्यम से। तो आपसे पूछा जाएगा कि सीटी में कौन सी वाइंडिंग क्लोज होती है, तो आप कहेंगे प्राइमरी नहीं सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी में तो आपने एसी सप्लाई दे दी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्लोज होती है। और फिर एक क्वेश्चन और आगे के पूछेगा कि सीटी में सेकेंडरी वाइंडिंग क्लोज होने का कारण क्या है, क्यों उसको हम क्लोज सर्किट के तौर पर प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे इंसुलेशन जल ना जाए इस वजह से। ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में मोस्ट रिपीटेड है। सीटी में कौन से पर आपका क्लोज सर्किट होता है, तो कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में एमीटर को कनेक्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, कहेंगे कि इसको बिना लोड के इसको ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके इंसुलेशन के जलने का कारण, आगे लिखाऊंगा सब कुछ आएगा भी। पीटी में इसमें ना वोल्टेज है तो वोल्टमीटर मापता है, तो इसमें कभी भी क्लोज सर्किट का यूज नहीं किया जाता, यानी कि इसमें आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है। तो ये मुख्य क्वेश्चन थे। बाकी इसका जो प्रास है वो 0 से लेकर 5 का है, इसका प्रास है वो 0 से लेकर 110 का है, लेकिन ये बहुत उच्च क्षमता में आपके करंट को मापेगा, ये बहुत उच्च क्षमता में आपके वोल्टेज को मापेगा। कैसे मापेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो जो है वो यहां आपके अनुपातिक स्केल में मल्टीप्लाई करेगा। चलो देखते हैं वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। पहले ओवरव्यू दे दिया मैंने, कुछ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो सीटी मतलब धारा ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसे, सीटी से डिनोट करते हैं। यह वोल्टेज स्टेप अप प्रकार का, वोल्टेज स्टेप अप प्रकार का, क्यों, क्योंकि देखो अब जो पीछे वाला डायग्राम है ना, यही वो डायग्राम जो पीछे आप लेके आए ना, वही डायग्राम है ये, अगर आप तुम समझो तो। ये देखो एक वायर, या फिर एक वायर से जोड़ दो या सभी से जोड़ दो, तो एक मोटी वायर, ये देखो ध्यान से, ये जो मोटी वायर आपको गुजरती हुई नजर आई, ये मोटी वायर, तो ये क्या है, ये एसी सप्लाई के लिए, एसी सप्लाई के लिए, क्योंकि ऑपरेट तो एसी पे होगा, तो ये होगी एसी। तो इसको एक या दो वायर के माध्यम से जोड़ेंगे। और सेकेंडरी वाइंडिंग जिसपे आपने एमीटर जोड़ा है उस पे देखो टर्न की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार का है, तो हम कहेंगे सीटी मतलब स्टेप वोल्टेज स्टेप अप प्रकार का एक क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ऑटो नहीं, छोटो ट्रांसफॉर्मर है। ऑटो तो मतलब जिसमें एक ही वाइंडिंग हो, छोटा ट्रांसफॉर्मर है, छोटा एक ट्रांसफॉर्मर है, उसे क्या बोलते हैं, सीटी है, सीटी बोलते हैं। समझ में आ गई बात। स्टेप अप प्रकार का वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा अपचायक, अपचायक मतलब बढ़ाना, और मैंने याद भी कराया सीटी मतलब आवाज को बढ़ाना, तो स्टेप अप। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में केवल एक या दो लपेटे अथवा एक सीधी मोटी तार का प्रयोग करते हैं। ये देखो सीधी मोटी तार है ना, सीधी मोटी तार का प्रयोग करते हैं, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में पतले तार के तथा अनेक लपेटों वाली बनाई जाती है। आपने देखा भी होगा, ये देख लीजिए आगे फिर से डायग्राम आएगा। प्राइमरी में एक मोटी वायर यूज कर लो या एक दो लपेटे यूज कर लो, ठीक है। वैसे तो 1 से 5 होते हैं, कितने होते हैं, 1 से 5 होते हैं, लेकिन 1 2 बोला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हो कितने सकते हैं, तो हम कहेंगे ये जो प्राइमरी में जो लपेटों की संख्या वो कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे 1 से 5, 1 से 5 आपके लपेटे हो सकते हैं, ठीक है, 1 से 5 आपके लपेटे हो सकते हैं। वैसे भी इसको लिखने की कोई खास विशेष जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे स्टेप अप है तो प्राइमरी में कम सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। एमीटर के द्वारा, अब नेक्स्ट पढ़िए इसमें क्या बोला, ये बात मैंने समझा दी है तो साथ साथ आपको याद भी हो जाएगी। इस प्रकार इस ट्रांसफॉर्मर द्वारा प्राइमरी परिपथ में 100-200 एम्पियर विद्युत की धारा को केवल 1-2 एम्पियर की विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है। समझ गए इस बात को, क्यों, क्योंकि हमें वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये सीटी है, स्टेप अप है। समझो इस बात को, जब मैंने बोल दिया कि ये स्टेप अप है, तो स्टेप अप है इसका मतलब वोल्टेज का मान क्या करेगा, बढ़ाएगा, धारा का मान को क्या करेगा, कम करेगा, धारा के मान को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि जो आपका एमीटर है ना, वो आपका एमीटर 0 से लेकर 5 एम्पियर तक ही करंट को मेजर कर सकता है। एमीटर कितने में करंट को मेजर कर सकता है, 0 से लेकर 5 एम्पियर तक ही करंट को मेजर कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको बनाया स्टेप अप प्रकार का। कैसे, यहां वोल्टेज को हमने मान बढ़ा दिया, प्राइमरी में टर्न कम सेकेंडरी में ज्यादा, तो वोल्टेज का मान बढ़ा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा, धारा का मान क्या होगा, तो यही बात बोली है। इस प्रकार इस ट्रांसफॉर्मर द्वारा प्राइमरी परिपथ में 100 से 200 एम्पियर दिया जाएगा, क्योंकि वहां तो करंट का मान ज्यादा है और वोल्टेज का मान कम है,
यहाँ सेकेंडरी में आते आते हमने क्या कर दिया, यहाँ जो करंट का मान, यहाँ जो धारा का मान ज्यादा था, उस धारा के मान को, यहाँ धारा का मान क्या था, दूसरा पेन लेता हूं, यहाँ धारा का मान क्या था, ज्यादा था। यहां हमने आते आते वोल्टेज के मान को तो बढ़ा दिया और धारा के मान को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वोल्टेज जो धारा का मान कितना था, 100 से 200 एम्पियर था, उस धारा को केवल 102 एम्पियर विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है और इसे सेकेंडरी में संयोजित 0 से 5 एम्पियर, ये देखो मैंने पहले लिख दिया, 0 से 5 एम्पियर के द्वारा नाप लिया जाता है। 0 से 5 एम्पियर एमीटर के द्वारा नाप लिया जाता है। एमीटर का स्केल 0 से 150 एम्पियर तक सीमा के लिए अनुपातिक आधार पर अंकित किया जाता है। अब समझेंगे कि ये 0 से 150 अनुपातिक स्केल क्या है, इसको समझते हैं। आपको पता है यहां आता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के, क्या आता है भाई, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के आता है। आप सबको पता होगा ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो क्या होता है, के होता है। और जब आप स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो, स्टेप अप प्रकार का, तो उसमें के का मान क्या होता है, मोर देन 1 होता है। के का मान क्या होता है, मोर देन 1 होता है। क्या ये बात मैं तुमको बता चुका हूं, स्टेप अप प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में के का मान मोर देन 1 होता है। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो है क्या, सेकेंडरी में वोल्टेज की संख्या डिवाइड बाय प्राइमरी में वोल्टेज की संख्या। सेकेंडरी में वोल्टेज की संख्या ज्यादा होगी तो आपका, जैसे मतलब क्या है भाई, 5 को आप 2 से भाग करोगे तो मान तो हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा। उल्टा बोलूं मैं, 2 को अगर 5 से भाग करोगे तो मान तो हमेशा कम आएगा। ऊपर मान ज्यादा है यानी कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, प्राइमरी के कंपैरिजन में, तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब के का मान ज्यादा होगा तो हमने देखा कि भाई इसने करंट को तो बहुत कम कर दिया, कितना कर दिया, 1 से 2 एम्पियर। और हम कह रहे हैं कि एमीटर है ना, मापता तो 0 से 5 तक है, लेकिन इसके अंदर एक स्किल है, एक इसके अंदर कला है, उस कला का नाम है अनुपातिक, अनुपातिक आधार पर अंकित, अनुपातिक स्केल बोलते हैं इसको, अनुपातिक आधार पर अंकित के द्वारा कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो आपने के का मान सेट किया, के का मान सेट कर दिया, जैसे आपने 100, के का मान सेट कर दिया 100 सेट कर दिया। आपके एमीटर ने रीडिंग दिखाई 3, एमीटर के द्वारा रीडिंग कितनी दिखाई गई, 3, और के का मान कितना है 100, तो पता है आपके एमीटर ने कितना मेजर कर लिया, अनुपातिक स्केल के अनुसार आपने के एमीटर ने बोल दिया कि 300 एम्पीयर की धारा को आपने इसमें मेजर कर दिया। बताइए समझ में आया क्या। बहुत बड़ा रोल होता है ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के का। एमीटर की जो औकात है बेचारे की, वो 0 से लेकर 5 एम्पीयर की धारा को मेजर करने का है। एमीटर ने शो किया कि भाई 3 एम्पीयर की धारा आई है, तो हमने देखा कि भाई ये तो स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, इसका मतलब स्टेप अप है तो के का मान मोर देन 1 होगा। हमने देखा कि भाई के का मान हमने सेट कर रखा है 100, वो ज्यादा सेट कर रखा है, इसका मतलब आपके एमीटर ने 3 इंटू में 100 यानी कि कितना मापा है, 300 एम्पीयर करंट मापा है। बोलो ये बात क्लियर हो गई। बस यही तो ही है, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन सारे के सारे आ चुके। अच्छा एक और मैं लिख देता हूं, इसकी प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग तो आपकी विद्युत सप्लाई से कनेक्ट होगी एसी से, सेकेंडरी बाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखते। कहां लिखो बताइए, पिछले वाली जगह पर रख देते, लिख देते हैं इधर कि इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग को, इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग को कभी भी ओपन, ओपन लिखे, ओपन लिखे है ना, ओपन लिखे, मैं काट देता हूं आपको ध्यान रहेगा, सेकेंडरी बाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखते। क्यों, क्योंकि इसमें इंसुलेशन को, इंसुलेशन के जलने का खतरा रहता है। बताइए ये बात समझ में आई क्या। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो इस स्लाइड में नहीं है, तो हमने यहां ऐड कर दिया। तो इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग को कभी भी क्या नहीं रखते, ओपन नहीं रखते, क्योंकि इंसुलेशन के क्या रहता है, इंसुलेशन के जलने का आपका खतरा रहता है। ठीक है, बताइए ये बात क्लियर है क्या। ठीक है, क्योंकि इंसुलेशन जलने का या ब्रेक होने का आपका क्या रहता है, खतरा रहता है, जलने या लिख दीजिए या ब्रेक होने का खतरा रहता है। बोलिए ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इंसुलेशन पे, इंसुलेशन मतलब क्या, जो आपने सिलिकॉन की पत्तियों को इंसुलेट किया था, वर्निश किया था, उसका जिक्र कर रहा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखते क्योंकि इसके इंसुलेशन जलने का खतरा रहता है। और एक रीजन और भी दिया है मैंने, क्या, क्योंकि एमीटर कभी भी ओपन सर्किट में मेजर ही नहीं करता करंट को, तो एमीटर को हमेशा किस में मेजर करेंगे, क्लोज सर्किट में, और क्लोज सर्किट में होंगे तो नॉर्मल सी बात है कि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन तो नहीं होगी, ओपन नहीं होगी तो इंसुलेशन के जलने का खतरा नहीं। तो बताइए
सबसे पहले हमने देखा आउटपुट क्षमता के अनुसार सबसे पहला कौन सा था, ऑटो। ऑटो में एक वाइंडिंग, वही प्राइमरी वही सेकेंडरी। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार के केस बने, स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, वो बात क्लियर होगी। फायदा क्या हुआ भाई, एक ही वाइंडिंग है तो तांबर कम लगेगा, क्षमता ज्यादा होगी क्योंकि लीकेज कम होगी। फिर हमने देखा कि भाई इसकी वोल्टेज है, आउटपुट है, वो नियंत्रक से चलती है। और हमने देखा कि भाई इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज को हम बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ही है इसकी टैपिंग सेट करना। उसकी हानियां भी हमने देख ली कि भाई करंट लगने का खतरा है और टॉर्क भी बहुत ज्यादा है। उसका फिर हमने यूज किया कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, पीछे वाला सारा रिवाइज करा रहा हूं एक साथ, फिर हम पीटी को करेंगे। फिर हमने देखा कि ऑटो वाले में एक खास बात ये थी कि जो टॉर्क ऊंचा है, तो इस वजह से थ्री फेज सिंगल मोटर को, थ्री फेज मोटर को हम स्टार्टर के तौर पर यूज करेंगे। फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पर करेंगे, वोल्टेज नियंत्रक के तौर पर प्रयोग करेंगे और बूस्टर के तौर पर प्रयोग करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के का मान वही रहेगा जो बाकी ट्रांसफॉर्मर में आपने देखा। फिर हमने स्टार्ट किया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रांसफॉर्मर में दो पड़े, सीटी और पीटी। सीटी मतलब करंट को मेजर करेगा। करंट को किसके माध्यम से, एमीटर के माध्यम से। एमीटर की औकात 0 से 5 की। तो फिर हमने देखा कि भाई इसमें तो यार करंट का मान कम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, सॉरी इंस्ट्रूमेंटेशन की सीटी में इसको बना दिया स्टेप अप। स्टेप अप मतलब वोल्टेज के मान को बढ़ाना, तो धारा के मान को घटाना। तो धारा के मान को घटा दिया, 100 से 200 एम्पियर जो आ रही थी उसके मान को कम कर दिया 1 से 2 तक। फिर हमने देखा कि इसमें स्टेप अप है तो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के का मान 1 से ज्यादा होगा। तो अनुपातिक स्केल के माध्यम से इसकी औकात है 0 से 5 तक मेजर करने की। एमीटर ने शो किया 3, तो हमने माना कि के का मान 100 है, तो इसका मतलब 300 एम्पियर का इसने धारा को मेजर कर लिया। क्लियर है। और इसकी प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी ओपन नहीं रखते, क्योंकि इसमें इंसुलेशन ब्रेक या जलने का खतरा रहता है। बताइए, ये स्विच का काम होता है इसको एक बार कनेक्ट करना या हटाना। लिख रखा है स्विच फॉर कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द एमीटर टू द सर्किट। ये बस इसका नॉर्मल से काम है जब वगैरह। तो ये हो गया आपका थ्री फेज सप्लाई से सीटी को हमने कनेक्ट किया। सीटी क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से अपना पीटी क्लियर हो जाएगा। पीटी में कोई अलग से बात नहीं है, मैंने मोटा मोटा जो बता दिया ना आपको, उस बेस पे ये सोच लीजिए कि अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है। यह एक वोल्टेज अपचायक, अप मतलब डाउन प्रकार का छोटा ट्रांसफॉर्मर है। ये कैसा है भाई, तो हम कहेंगे कि सर ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। क्या है, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। डाउन कैसे, तो प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी में, एज कंपेयर टू सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में आप किसके माध्यम से, वोल्ट मीटर के माध्यम से किसको मेजर कर लेंगे, वोल्टेज को। तो लिख रखा है कि हाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग और लो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपका क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पढ़ के देखिए। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में पतले तार की तथा अनेक लपेटे वाली बनाई जाती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में मोटे तार के केवल एक या दो लपेटे लगाए जाते हैं। अच्छा ध्यान रखना, चाहे सीटी हो पीटी हो, इसमें जो कम तार लगे हैं, सीटी में प्राइमरी साइड कम लगेंगे लपेटे और पीटी में सेकेंडरी साइड लगेंगे, वो एक दो या फिर 1 से लेकर 5 तक इतने ही लगते हैं। वैसे तो आइडियल केस में 3 ही लगाए जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं 1 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, लेकिन 5 तक भी लगाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस क्षमता का आप इसे प्रयोग कर रहे हो। पढ़िए आगे। इस प्रकार प्राइमरी परिपथ में 11,000 से लेकर 22,000 वोल्ट को केवल 50 से 110 वोल्ट के बीच में स्टेप डाउन कर दिया जाता है। जिस प्रकार से हमने करंट में, सिटी में आपने 100 से 200 एम्पियर के करंट को 1 से 2 एम्पियर के करंट में कन्वर्ट कर दिया, और फिर एमीटर की औकात को हमने देखा तो वो 0 से लेकर 5 एम्पियर तक मेजर करने की थी, तो अनुपातिक स्केल से आपने मेजर कर लिया। ठीक उसी प्रकार से पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर में आपने 11,000 22,000 वोल्टेज को, क्योंकि ये स्टेप डाउन प्रकार का है, कन्वर्ट कर दिया किसमें, 100 में 200 में, है ना, 100 में 200 में, 100 नहीं 200 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में पीटी की पोटेंशियल मीटर यानी वोल्ट मीटर की जो औकात है वो कितना मेजर करने की है, 100 0 से लेकर 110 तक ही मेजर करने की औकात होती है, 110 तक। ठीक है, वैसे यहाँ 0 से 100 तक लिख रखा है। तो कह रहे हैं कि 50 से 100 वोल्ट के बीच में स्टेप डाउन कर दिया जाता है, और इसे सेकेंडरी में संयोजित 0 से 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर के द्वारा नाप लिया जाता है। बताइए क्लियर होगी क्या बात। एक बार इस बात को मैं रिपीट करता हूं। देखो होगा क्या, आपने देखा होगा, इसी डायग्राम में देखेंगे अच्छे से, आपने देखा होगा कि यहां वोल्टेज का मान क्या है, यहां वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपके अब की बार करंट से तो हमें मतलब ही नहीं है,
क्योंकि करंट से मतलब होता जब हम सीटी कर रहे होते एमीटर होता। अब हमें मतलब है सिर्फ वोल्टेज से, तो हम वोल्टेज को लिखेंगे, करंट को नहीं लिखेंगे। इस वोल्टेज के मान को यहां हमने डाउन कर दिया, क्योंकि ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। यहां वोल्टेज का मान ज्यादा था, उस वोल्टेज के मान को हमने क्या कर दिया भाई, उस वोल्टेज के मान को हमने कर दिया कम। उस वोल्टेज के मान को क्या कर दिया, हमने कर दिया कम, डाउन कर दिया। वहां जो वोल्टेज का मान ज्यादा था, उस वोल्टेज के 1 मिनट कम कर दिया। तो वोल्टेज के मान को कितना कम किया, 11,000, 22,000 वाले जो वोल्टेज थे उसको हमने कम कर दिया 100, मतलब 100 वोल्ट, 110 वोल्ट में कम कर दिया। फिर होगा क्या, यहां इस वोल्ट मीटर ने, इस आपको पता है ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, वो ध्यान से देखेंगे। स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, तो इसका मतलब इसमें इसमें आपके पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटर में के का मान है वो लेस देन क्या होता है, 1 होता है। लेस देन क्या होता है जी, 1 होता है। तो अनुपातिक स्केल में आपके वोल्ट मीटर ने मेजर किया, जैसे आपके वोल्ट मीटर ने मेजर किया भी 50 वोल्टेज की इसने मेजरमेंट कर दी, 50 वोल्टेज से हो किया आपके वोल्ट मीटर ने। तो आपके के का मान लेस देन तो 1 है, के का मान लेस देन तो 1 है, लेकिन उस के की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, उस के की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मान लेते हैं उस के की जो वैल्यू है वो 0.8 है, वो कितनी है, 0.8 है। तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 8 40, 5 8 40, यानी कि आपके वोल्ट मीटर ने, नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, इसको साइड में छोड़, ठीक है। एक बार अनुपातिक स्केल के माध्यम से ही मेजर करेंगे। अगर, क्योंकि आप अगर इस सेंस में जाओगे ना कि भी लेस देन 1 है तो 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि सर ये तो और मान कम हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो है ना, बस वो आपको ये देखना है कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। लेकिन यहाँ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, जैसे मैंने यहाँ किया था लेस देन ग्रेटर देन 1 है, लेकिन उस के की वैल्यू को तो हमने कुछ लिया, जैसे यहाँ मैंने लिया 100, तो उस वैल्यू को तो हम ऐसे ही सेट करेंगे कि भी 100 है, 150 है, 200 है, 300 है। तो यहाँ ठीक हमको फिर से के की कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी। जैसे हमने के की वैल्यू मान ली भाई, के की वैल्यू सेट की हमने, आपके जो ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो है उसकी वैल्यू को सेट कर दिया, जैसे 200, कितना सेट कर लिया, 200 सेट कर लिया। तो जब आप इसने मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 है ना, साथ में कितनी जीरो, 3 जीरो, यानी कि आपके उस ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी साइड जो वोल्टेज थी वो कितनी थी, 10,000 थी। लेकिन आपके इस वोल्ट मीटर ने शो किया 50 वोल्टेज, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो कितना है, 200 है। तो प्राइमरी साइड जो वोल्टेज है वो आपकी 10,000 है, और सेकेंडरी साइड जो स्टेप डाउन कर दिया तो उसकी वोल्टेज मात्र कितनी है, मात्र उसकी 50 वोल्ट है। ऐसे ये सेट किए जाते हैं। अब थोड़ी सी आपके लिए मैंने वो लिख के काट दिया, तो आपको लगेगा सर ये तो पॉइंट कम आना था, लेस देन 1। नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो के का मान आपको ये देखना है, स्टेप डाउन है तो लेस देन 1, स्टेप अप है तो मोर देन 1। लेकिन उसकी वैल्यू को सेट किया जाता है, जैसे 100, 150, 200, 300, 400, जो आप सेट करो। तो आपको फिर पता कैसे लगेगा, जैसे वोल्ट मीटर की औकात है 0 से लेकर 100, 110 मापना, इसने शो किया 100 वोल्ट, तो आपने देखा के का जो मान है वो कितना है, 200 है। के का मान कितना है, के का मान आपने सेट कर रखा है भी, के का मान जो है आपका वो 200 है। तो आपने जब मल्टीप्लाई की तो आपको पता लगा 10,000 वोल्ट। लेकिन ये सेकेंडरी साइड नहीं होगा, ये कौन सी साइड होगा, प्राइमरी साइड होगा। प्राइमरी साइड होगा, उसको कुछ ना ऐसे सेट किया जाता है, जैसे ऐसे समझो के का मान 200 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे जो पॉइंट है ना उस पॉइंट को हटा के जब उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाके बताऊं तो जैसे ऐसे समझो, के का जो मान है वो के का मान है 0.25, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बटा में 100 आ जाएगा। 25 बटा में कितना आ गया, 100। लेकिन लेस देन 1 है, के का मान क्या होता है, लेस देन 1 होगा इसमें, तो लेस देन 1 होगा, और आपकी आउटपुट आई है 50, तो के का मान क्या है, लेस देन 1। के की जगह क्या रखूं, 25 बटा में 100, 25 बटा में 100। आप बताइए ये इस साइड जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई करेगा, यानी 100 बटा में 25, 100 बटा में 25, तो 25 से काटा 25 दूनी 50, 2 गुना में 100 कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। समझ गए, ऐसे वो पलट के जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि भाई ऐसे कोई क्वेश्चन तो पेपर में पूछा नहीं जाएगा कि बताइए अगर के का मान ये है तो प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई के का मान जैसे मान लिया 200 बना है, जैसे यहां मैंने लिखा के का मान लेस देन 1, मैंने लिया कितना, मैंने लिया 0.25, मान के चलो और छोटा होता, के का मान होता 0.25, 0.025 होता। तो इस पॉइंट को हटा के हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा के एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि भाई वो जो मैंने लिख दिया था उसकी कंफ्यूजन थोड़ी आपसे दूर हो।
ठीक है, नहीं तो फिर आपके माइंड में यही रहेगा सर ये पता नहीं कैसे हो गया था। जैसे मैंने कहा के का मान लेस देन 1 है, स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में के का मान लेस देन 1 होता है। मैंने कहा जी के का मान है, वो के का मान है 0.025 है, 0.025 है। आपके वोल्टमीटर ने कितना शो किया, आपके वोल्टमीटर ने शो किया जी 50 वोल्ट, लेस देन 1 है। तो आपने देखा के का मान लेस देन 1 है, तो जब पॉइंट को हटाएंगे तो 25 के बटा में कितना आ जाएगा, 25 के बटा में आ जाएगा जी 3 जीरो, 25 के बटा में कितनी आ गई 3 जीरो। जब इसको काटा तो 25 चौका 100 यानी 1/40 आ गया। अब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है यानी कि उस साइड है, उस साइड वाले इस साइड लेके आएंगे तो आपके वोल्टमीटर ने कितना शो किया है 50 वोल्ट। जब वो 1/40 है तो पलट के क्या हो जाएगा 40 बटा में 1, यानी कि 5 चौका 20, यानी कि आपकी प्राइमरी साइड कितनी वोल्टेज है 2000 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है 2000 वोल्ट है, और सेकेंडरी साइड कितनी वोल्ट है 50 वोल्ट है। समझ गए इस बात को। लेकिन आपको इतना परेशान नहीं होना है, आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ऐसा कोई क्वेश्चन यहां से अपने पूछा तो जाने वाला नहीं है। पूछा जाएगा सिर्फ क्या, बताइए कि कौन से सीटी में कैस कौन सा है, तो हम कहेंगे स्टेप अप, पीटी में कौन सा है स्टेप डाउन, सीटी में एमीटर की औकात क्या है 0 से 5 एम्पियर, पीटी में वोल्टमीटर की औकात क्या है 0 से 100 110 110 होता है वैसे। फिर कहेंगे कि सीटी में प्राइमरी में जो आपका करंट था उसको कितना कर देते हैं स्टेप डाउन करेंगे, स्टेप अप करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, तो उसमें हम करंट का मान रखते हैं सर 1 से लेकर 2 एम्पियर। लेकिन अनुपातिक स्केल में हम के का मान रख लेंगे, जैसे 100 200 300, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही एम्पियर को मेजर कर देगा। ठीक उसी प्रकार से पीटी में 11,000 है ना 22,000 वोल्ट को हम डाउन कर देते हैं कितने में 100 110 में। आपके वोल्टमीटर ने मान के चलो सर 50 मेजर किया, 50 वोल्ट को शो किया है, तो हमने के का मान सेट कर रखा है जैसे 100 150 200 125 225 512 ऐसा कुछ सेट कर रखा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आएगा कैसे, वो जो पॉइंट हटा के, क्योंकि लेस देन 1 होता है इसमें, इसमें के का मान क्या होता है लेस देन 1। जब लेस देन 1 है जैसे मैंने बोल दिया 0.00125, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 4 जीरो लिखनी पड़ेगी, 5 जीरो लिखनी पड़ेगी, काट पीट के देखेंगे के का मान उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है, ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुमको लगेगा कि भाई सर के का मान लेस देन 1 है तो ये 200 कहां से आ गया, क्योंकि लेस देन 1 है तो लेस देन 1 है तो पॉइंटों में जाएगा, वो पलट के मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन अपना पूछा नहीं जाएगा। बताइए ये कहानी क्लियर होगी सीटी और पीटी की। एक बार फिर से यही बात, ये अच्छा देखने में कैसे लगते हैं वो यहां शो कर रखे हैं। आप देखोगे सीटी और पीटी के जो आपका मुख्य ट्रांसफॉर्मर होता है, जो आपके सब स्टेशन में मुख्य ट्रांसफॉर्मर होता है, उससे पहले करंट के क्यों यूज करते हैं सर, सीटी को हम यूज करते हैं स्टेप, बोलिए स्टेप अप करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ताकि धारा का मान कम हो जाए। पीटी को हम यूज करते हैं सर स्टेप डाउन करने के लिए, ताकि वोल्टेज का मान कम हो तो धारा का मान बढ़ जाए। तो इस वजह से मुख्य ट्रांसफॉर्मर से पहले एक जगह आपका सीटी होता है और एक जगह पीटी होता है। किसकी हमें जरूरत है, किसकी हमें जरूरत है, वोल्टेज को बढ़ाने की या आपके करंट को बढ़ाने की, तो वो उससे डिसाइड करता है। अगर आपको स्टेप सीटी यूज कर रहे हैं तो आप करंट को मेजर करेंगे, पीटी को यूज कर रहे हैं तो आप वोल्टेज को मेजर करेंगे। सीटी में जो एम्पियर एमीटर है वो 0 से लेकर 5 तक, पीटी में जो आपका वोल्टमीटर है वो 0 से लेकर 100 110 तक आपकी वोल्टेज को शो कर दे। क्लियर है भाई, क्या यहां तक की कहानी आपको अच्छे से क्लियर है, मेरे ख्याल से तो क्लियर होगी। ठीक है, अब देखते हैं व्यापारिक क्षमता के आधार पर, ये व्यापारिक क्षमता के आधार पर ही हमें दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर पढ़ने हैं, जिसमें पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है। ये जो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, इसी के इन्हीं को लेकर ट्रांसफॉर्मर के सारे भाग पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर के सारे भाग पढ़ते हैं। जैसे पहले तो मैं आज तो ये बताऊंगा कि भाई ये पावर ट्रांसफॉर्मर क्या है ना, इसके बारे में बता दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर क्या है, लेकिन कल हम जब क्लास को स्टार्ट करेंगे ना तो ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर के पार्ट मतलब ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण खत्म नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण में हमने देखा, मैंने क्या कहा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि ये ट्रांसफॉर्मर के वर्गीकरण वाला, कि भाई ये बीच बीच में ना टॉपिक आते रहेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो भी आ गया, हमने देख लिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर में सीटी पीटी क्या है, तो बीच बीच में टॉपिक आते रहेंगे। लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है वो जाके जब खत्म होगा ना, वो खत्म होगा स्थापना स्थल के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर देख लिया, आउटपुट क्षमता के आधार पर देख लिया, सीटी पीटी को अच्छे से पढ़ लिया, कोर की संरचना के आधार पर पढ़ लिया अच्छे से। तो व्यापारिक आधार पर हम पढ़ रहे हैं, व्यापारिक आधार पर हम पढ़ रहे हैं पावर और डिस्ट्रीब्यूशन।
तो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, पार्ट को पढ़ेंगे। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, पार्ट को पढ़ने के बाद फिर से मैं आ जाऊंगा फेज की संख्या के आधार पर। तो उसमें हम पढ़ेंगे सिंगल फेज और थ्री फेज। तो फिर सिंगल फेज और थ्री फेज पढ़ेंगे ना, जैसे इसमें पार्ट को पढ़ रहे हैं तो थ्री फेज में हमें संयोजन पढ़ने होंगे, जिसमें आपने कुछ एक नाम सुना, जैसे जो स्टेप अप है वो स्टार डेल्टा संयोजन होता है ना, बताया था मैंने, याद भी कराया था आपको। स्टेप डाउन है वो डेल्टा स्टार संयोजन होता है। तो वहां आपके फेजों की संख्या के आधार पर आपको एक टॉपिक अंदर कवर करना होगा, वो कौन सा होगा, फेजों का संयोजन। तो ठीक उसी प्रकार से व्यापारिक के आधार पर हम पावर और डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, लेकिन उनके साथ उनके पार्ट पढ़ेंगे। तो जब पावर और डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट पढ़ेंगे ना, तो सबके पार्ट खत्म हो जाएंगे, सबके पार्ट खत्म हो जाएंगे। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो पढ़ा तो सबका ट्रांसफॉर्मिंग रेशियो खत्म हो गया एक साथ ही। जैसे हम फेज की संख्या के अनुसार संयोजन देखेंगे तो सबके संयोजन एक साथ ही खत्म हो गए, समझ गए इस बात को। तो ऐसे जैसे हम व्यापारिक संरचना के आधार पर हमने तेल को टॉपिक वाला पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग ऑयल, है ना, तो सबके अंदर ट्रांसफॉर्मर के अंदर तेल डाल चल जाएगा एक साथ ही इकट्ठा ही, समझ गए बात को। कहां से आगे मेरे को कोई बात नहीं, ठीक है। तो वापिस चलते हैं अपने, कहा था वो, कहा है भाई, हाँ? समझ तो आ रहा है ना, कमेंट करके नहीं बताते तुम, जितने व्यू आते हैं ना, व्यू तो देखो कम ही आएंगे, क्योंकि भाई मैंने एक बार भी आपको ये नहीं बोला कि सेशन को शेयर कर देना, बोला होगा किसी वीडियो के स्टार्टिंग में। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, ये मत सोचो कि तुम जो पढ़ रहे हो ना कोई साइड वाला पढ़ेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। ये नीति के पीछे फल लगते हैं भाई, नीति के पीछे फल लगते हैं। अगर तुम्हारी नीति अच्छी होगी और तुम मेहनत करोगे दिन रात, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तुम अपनी सीट लोगे, वो अपनी सीट लेगा। तुम अब जिसके साथ शेयर करोगे वो अपनी कैटेगरी में लेगा, तुम अपनी कैटेगरी में लेंगे। वो डिपेंड करेगा वो कैसा पढ़ रहा है, तुम कैसा पढ़ रहे हो। हाँ, तुम शेयर कर दोगे तो मेरा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा कि भाई सबको अच्छा, तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है। मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कमेंट आते हैं कि सर हाँ आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, आप यूनिक पढ़ाते हो, ऐसे कमेंट देखे ना दिल में मतलब बाग बाग हो जाता है। नो डाउट इसमें कोई नहीं है, मेहनत का फल ही यही है। एक जो देखो, नो डाउट कमाने वाले तो लाखों करोड़ों की संख्या में कमा भी रहे होंगे। आज तक मैंने तो अपने जीवन में ऑनलाइन स्टडी से, ऑफलाइन तो देखो भाई 2014 से लेके जॉब तो 24 में जाके हमने ली है, वो भी घर वालों के न्याय से लात घुसे खा के, जा लग जा, जा लग जा, क्योंकि कोरोना टाइम में घर बैठ गए थे थोड़े टाइम के लिए। अदरवाइज जो टीचिंग का हमने ऑफलाइन कमाया है वो कमाया है, और इतना कमाया है कि हमें अपने जीवन में संतुष्टि है। लेकिन ऑनलाइन से आज तक मैंने अब तक 1 रुपया भी नहीं कमाया, कभी भी नहीं कमाया। एक दूसरे चैनल पे मोनेटाइज किया था जब हम राजस्थान में पढ़ाते थे, वो भी फिर ये पिछले एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2-3 महीने की तैयारी की थी, तो हमने सारा कुछ छोड़ दिया था, मैं क्या यार बाद में पढ़ा लेंगे। तो आज तक नहीं कमाया। तो ये कमाई ये मत सोचा करो सर का क्या पता यहाँ कोई कल को यहाँ बाहर कोई बहुत अच्छी वाली बड़ी वाली गाड़ी खड़ी कर लेंगे इस कमाई से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जो शेयर करोगे तो एक तो भाई नो डाउट कुछ बच्चों का हित हो जाएगा, नो डाउट। ओवरऑल जो देखा जाता है ना, टीचर को अगर मान के चलो 1% कोई बेनिफिट मिलता है तो स्टूडेंट को 99% बेनिफिट मिलता है। टीचर को अगर मान के चलो कि भी टीचर को कोई कमाने वाले टीचर को ऐसे सोचते हैं कि 5 लाख का बेनिफिट हो गया, तो स्टूडेंट को ना करोड़ों का बेनिफिट, क्योंकि उस स्टडी के माध्यम पे वो जॉब लग जाता है, सरकारी दामाद बन जाता है और 3 पीढ़ियां उसकी सुधर। तो भाई इस वजह से बोलता हूँ सेशन को शेयर कर दिया करो, कोई पढ़ने वाले बच्चे का भला हो जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतना जोर लगा के पढ़ाऊंगा, मेरी अंदर जितने भी जो पढ़ाई के रिलेटेड जो गट्स है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। बस आपका दायित्व बनता है, एक तो कमेंट करके बताया करो, कोई कमी पेशी है तो भी बताया करो। क्लास के नीचे कमेंट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो कमेंट आप करते हो, कोई नया बच्चा आता है सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट को पढ़ता है कि क्लास का रिस्पॉन्स कैसा है। अगर आपने कोई एक अच्छा कमेंट करा होगा, कोई कमी है तो भी लिख दीजिए, नो डाउट मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव करूंगा। लेकिन आपका एक अच्छा कमेंट उस बच्चे को प्रेरित करता है कि वो क्लास को बहुत जानते हैं। सेशन को शेयर कर दोगे तो 4 बच्चे और जुड़ जाएंगे, उनका भला हो जाएगा, मेरा भला अपने आप ही हो जाएगा। क्योंकि भाई जितना बड़ा अपना ये परिवार होगा, उतना ही अपने आप को मैं मजबूत समझूंगा और उतने ही एक्स्ट्रा एफर्ट में लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, मनोबल सबका टूटता है, इंसान है तो मनोबल टूटेगा। ठीक, अभी मैं आपसे ज्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो गया, वो तो आप जैसा ही, कोई आपसे अलग थोड़ी ना हो। जितनी मेहनत आप करते हो उतनी मेहनत मैंने की होगी, समझ रहे हो। आपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, आज के टाइम में मेरे को 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाता हूँ, थोड़े टाइम में कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे को आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ अगर आप 2 या 4 सेकंड का समय निकाल के शेयर कर देते हो, कमेंट कर देते हो, अपना हक आ जाएगा।
ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, आज ही बोला है, आगे नहीं बोलूंगा, बाकी आप समझदार हो, क्योंकि इस पे ज्यादा करने कहने से तो कुछ बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मतलब इस इतना कहने के बावजूद भी मतलब शेयर नहीं करेंगे, तो बार बार क्या बोलना है, बस आज बोल दिया तो आप आगे से समझ जाएंगे। पावर में आर गायब है, लिख लेंगे इसको। तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, पावर ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, इन्हीं के पार्ट क्यों पढ़ते हैं सर, क्योंकि यही तो हम देखते हैं आम जन में, हम यही तो देखते हैं आम जन में, यही तो ट्रांसफॉर्मर है, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। जल्दी से इसको निपटाते हैं, पार्ट वाले पार्ट को कल देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला है जी पावर ट्रांसफॉर्मर। इसका आर कैसे गायब हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा, आर गायब हो गया इसका। पावर ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर की केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर क्षमता सामान्यतः 200 केवीए तक होती है, और इसकी प्राइमरी वाइंडिंग स्टार संयोजन में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा संयोजन में संयोजित की जाती है। अब बताइए, अब मेरे को एक बात बता दीजिए, संयोजन है स्टार डेल्टा, संयोजन कैसा है, स्टार डेल्टा। आप बताइए ये कैसा प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, आप बताइए ये कैसा है सर, डेल्टा इस साइड है, प्राइमरी साइड कौन सा है, प्राइमरी वाइंडिंग साइड है सर स्टार संयोजन, और सेकेंडरी साइड है सर कौन सा, डेल्टा संयोजन। ये मैं समझाऊंगा तुमको डायग्राम से बहुत अच्छे से। तो बताइए इसमें कौन सा रहेगा, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो आप एक सेकंड में कह सकते हो सर ये स्टेप अप है, क्या है सर, ये स्टेप अप प्रकार का है, स्टेप अप प्रकार का है, क्योंकि डेल्टा प्राइमरी में नहीं सेकेंडरी में है, तो वोल्टेज के मान को बढ़ाएगा। तो ये क्या है, स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को बहुत आगे तक पहुंचाना है तो स्टेप अप चाहिए। तो पावर ट्रांसफार्मर की केवीए में क्षमता 200 केवीए तक होती है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में स्टार संयोजन, सेकेंडरी वाइंडिंग में डेल्टा संयोजन है। इसका मतलब स्टेप अप का है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पावर को बहुत डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वोल्टेज को डाउन करना होगा यार, और हमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पावर ट्रांसफार्मर है, पावर को हम चाहते हैं कि भाई अपने, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल लेते हैं, आपके वहां से जहां से हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस काम कागज वाला नहीं, जहां से अपनी सप्लाई बनी है, वहां से चलते चलते आज मेरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मेरे भट्टू कला के इस गांव में पहुंच गई, इसका मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर का हमने यूज किया है। वो बहुत ज्यादा क्षमता के होते हैं, लेकिन हम यहाँ अगर लोकल से पे बात करें तो 33 केवी वाले सब स्टेशन से लेकर अपने घर तक आ रही है, वो वाले तो बहुत बड़ी के हो गए, अपने घर तक आ रही है तो वो कितने के हो जाएंगे, 200 केवी के हो जाएंगे, कितने, 200 केवी। ये ट्रांसमिशन लाइन के सिरों पर वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। फुल लोड पर इन ट्रांसफॉर्मर की क्षमता उच्च होती है, अच्छी बात है। और मैंने क्या कहा था, ये ट्रांसफॉर्मर कहता है कि लोड दो, वरना लोड करने पर तो ऐसे करने लग जाता है, हमिंग साउंड बन जाती है। उत्पादन स्टेशन व उद्योग के सब स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उत्पादन और सब स्टेशन, मैंने बोला उत्पादन मतलब वहां से आया है, दोनों एग्जांपल दे दिए, और सब स्टेशन मतलब जहां से सप्लाई आपके, मतलब जैसे सोनो फतेहाबाद सर्कल हो गया, फतेहाबाद सर्कल में फिर भट्टू कला हल्का हो गया, तो वहां के सब स्टेशन से मेरे गांवों पे आ गई, वहां के सब स्टेशन से मेरे गांव पे आ गई। तो कह रहे हैं कि फुल लोड ट्रांसफार्मर की क्षमता उच्च होती है, उत्पादन स्टेशन पे प्रयोग करते हैं, मुख्य से फिर आएगी, मुख्य से जैसे मान के चलो डिवीजन अपने डीएचबीपीएनएन में आ गई, डीएचबीपीएनएन से सर्कल 2 में आ गई, सर्कल 2 से फिर आदमपुर हल्के में आ गई, आदमपुर हल्के से मान के चलो किसी गांव के, मतलब फिर किसी सब डिवीजन में आ गई, ठीक है, समझ गए इस बात को। सब डिवीजन से फिर 33 के भी सब स्टेशन पे आ गई। तो ऐसे चलती है ये उत्पादन स्टेशन व उद्योग स्टेशन, कहने का मतलब है पावर वाले में पावर को बजाना है, भगाना है, दूर तक भेजना है। तो बस ये ध्यान रखना कैसा संयोजन रहता है, स्टार डेल्टा, डेल्टा मतलब स्टेप अप, स्टेप अप, और कितनी क्षमता से, 200 केवीए तक, कितने से, 200 केवीए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब पावर का बंटवारा करेंगे, बंटवारा करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता सामान्यतः 5 केवीए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपको लगेगा कि सर 5 कम होनी चाहिए थी, 5 केवीए से लेकर 2000 केवीए तक होती है, 5 केवीए से 2000। आपने देखा होगा जब जॉब लग जाओगे तो देखो, जब लाइन स्टाफ काम करेगा ना, तो वो बताएगा ये इतनी वोल्टेज का ट्रांसफार्मर था, इतनी केवीए क्षमता का था, ये इतनी केवीए का। स्टार्टिंग में जब मान के चलो प्रैक्टिकली तो नहीं था, हम पढ़ पढ़ के गए थे किताबों से, तो फिर नहीं आइडिया लगता कि भैया ये क्या बता रहा है, लेकिन फिर हम धीरे धीरे जानने की कोशिश की तो पता लगा कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करते कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 5 केवीए का है, कहीं कहीं 10 का है, कहीं 20 का है, तो कहीं 2000 का है, कितना एरिया कवर कर रहा है। संयोजन देखो, कह रहे हैं कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में डेल्टा और सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो लिखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग में कैसा संयोजन है,
प्राइमरी बाइंडिंग में इसके डेल्टा संयोजन है। कैसा संयोजन है? डेल्टा संयोजन है। जबकि इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग में, कौन सी बाइंडिंग में? सेकेंडरी बाइंडिंग में कैसा संयोजन है? तो हमने कहा कि इसके सेकेंडरी बाइंडिंग में स्टार संयोजन है। तो बताइए ये कैसा है? तो हम कहेंगे कि सर ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। कैसे कहेंगे? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। बताइए ये बात क्लियर हो गई क्या? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गई। स्टेप डाउन करेंगे तभी तो बताइए लोगों के घर तक पहुंचा पाएंगे। स्टेप अप होगी तो वोल्टेज इतनी ज्यादा आएगी, उठ जाएगा सारा सौदा। फिर कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी बाइंडिंग में स्टार संयोजन संयोजन करके मुख्य लाभ यह है कि इसमें 3 फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। बेनिफिट क्या है स्टार संयोजन का? 3 फेज और सिंगल फेज। तभी तो कहते हैं ना, जब देखो एक ही लाइन जाती है, खेतों वाली ट्यूबवेलों वाली लाइन, जिसको आप एपी बोलते हो, सुन लीजिए, थोड़े से ये अंदरूनी पार्ट है, बता रहा हूं, लेकिन कुछ एक को समझ में आएंगे, कुछ एक को नहीं आएंगे। जैसे लेकिन खेती बाड़ी से तो सब जुड़े हैं, तो एक ही लाइन आती है, उसी में तो सिंगल फेज आ जाता है, उसी में 3 फेज, क्योंकि वहां संयोजन कैसा है? डेल्टा स्टार संयोजन है। डेल्टा किस साइड? प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड कैसा? स्टार संयोजन। तो स्टार में खास बात यह है कि एक ही लाइन पे सिंगल फेज और एक ही लाइन पे 3 फेज। तो ऐसे शेड्यूल आता है, जैसे कह देगा भी एपी पुट मैक्सिमम, यानी कि 3 फेज को चला दीजिए, फिर एपी को सिंगल फेज कर दीजिए, ऐसे मैसेज आते हैं। पीआरएम मतलब सिंगल फेज, ऐसे मैसेज आते हैं। तो मैसेज का मतलब कैसा कि भाई इसके प्राइमरी में डेल्टा और इधर स्टार। स्टार की खास बात क्या है कि इसी से तो 3 फेज चल सकता है, बोलिए जरा, इसी से तो 3 फेज चल जाएगा और इसी के साथ क्या चल जाएगा? सिंगल फेज आपका चल जाएगा। ठीक है भाई। और स्टेप डाउन प्रकार का होता है। सामान्यतः 15,000 केवीए से कम क्षमता वाले ट्रांसफॉर्मर एलटी क्या कहलाते हैं? एलटी ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। मतलब 15,000 से कम क्षमता वाले क्या कहलाते हैं? एलटी। और आपके 15,000 से ज्यादा क्षमता वाले क्या कहलाते हैं? एसटी ट्रांसफॉर्मर। तो लाइन स्टाफ ना जब काम करता है तो ऐसे बोलता है एलटी लाइन पे काम कर रहा हूं, यानी कि वहां जो काम कर रहा है तो नियर बाय जो ट्रांसफॉर्मर, जिस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ही लाइनों को कनेक्ट करता होगा, वही कनेक्ट होगा, तो वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर की क्षमता है वो 15,000 से क्या है? कम है, एलटी। और एचटी पे काम कर रहा हूं, हाई डेफिनेशन वाले पे काम कर रहा हूं, हाई उच्च वोल्टेज पे काम कर रहा हूं, तो उसमें 15,000 से वोल्टेज ज्यादा है। तो ध्यान रखेंगे एलटी मतलब कि जहां पर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता सामान्यतः 15,000 से क्या हो? कम क्षमता वाले हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एलटी कहलाते हैं। लेकिन क्षमता 15,000 केवीए से अधिक हो तो वो क्षमता वाले क्या कहलाते हैं? क्षमता वाले आपके कहलाते हैं आपके एचटी ट्रांसफॉर्मर कहलाते हैं। क्लियर हो गई? तो आपने देखा कि ये 220 स्टेप डाउन प्रकार का या स्टेप अप प्रकार का, क्योंकि संयोजन है स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। फिर हमने देखा कि ये पावर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में प्रयोग होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर होगा, तभी इसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। और जो क्षमता है वो 5 केवी से लेकर 2000 तक। संयोजन कैसा रहेगा? उस साइड हम डेल्टा रखेंगे, स्टार इस साइड रख लिया तो वोल्टेज को बढ़ा देगा ये, तो इस साइड रखेंगे तो स्टेप डाउन प्रकार का। स्टेप डाउन प्रकार का है तो जो सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं वो 3 फेज और सिंगल फेज दोनों में प्रयोग किया जाएगा एक ही लाइन का, क्योंकि स्टार की खास बात है 3 फेज और सिंगल फेज को ऑपरेट कर लेता है। दो प्रकार की लाइन रहती है, एलटी मतलब क्षमता 15,000 से कम है तो वो एलटी लाइन है, और क्षमता अगर 15,000 से ज्यादा है तो वो एचटी लाइन है। क्लियर है भाई? तो अगली क्लास में हम देखेंगे पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भाग। इनको पढ़ने के बाद एक क्लास में अच्छे से इनको कराऊंगा, मजा आ जाएगा पढ़ते टाइम, और फिर ऐसे ऐसे करके हम पूरा ट्रांसफार्मर अच्छे से कवर कर जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है ना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए जो आज मैंने बोला है। और जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाना चाहे मॉक टेस्ट लगा लेंगे, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप हमारी ऐप पे वीर कॉन्सेप्ट पे जाइए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे रख रखा है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।